भगवान राम का प्रसंग ये है कि वो भी युवा होने के कगार पर हैं और उनके पिता राजा दशरथ कह रहे हैं कि बेटा, मेरी इच्छा है कि अब तुम राजा बनो। राम खुद नहीं कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं। राम तो यहां तक कह रहे हैं कि पिताजी ये उचित बात नहीं है। हम 4 भाई हैं, कहने कहने का उम्र का अंतर है, एक ही दिन तो पैदा हुए थे। आधे 1 घंटे के अंतर को बड़ा भाई छोटा भाई क्या होता है, सब साथ साथ पैदा हुए थे। अब जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करिकाई, वो पूरा चौपाई कहते तुलसीदास जी। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इतने महान वंश में ये उचित बात नहीं है कि अभिषेक सिर्फ मेरा हो रहा है। क्यों भाई, बड़प्पन यही तो है कि जब सत्ता चरणों में रखी हो तब कोई कहे कि मुझे क्यों, मैं क्यों राजा बनूं। और पिता समझा रहे हैं कि बेटा, तुम संयोग से सबसे बड़े तो हो ही भाई, आधे घंटे का भी अंतर है तो बड़े तो हो ही ना भाई। और तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मेरे पास हर जायज वजह है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, तुम बस मना मत करना। तब राम कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी। सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी, चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है। कैकेयी कह रही कि हाँ, मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है। क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है, कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी नहीं हो रानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको 2 वरदान याद आए अपने, उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है, एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए, खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे। और दशरथ इतने दुख में है, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में, इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था, इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था, और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी। तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है, 2 कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए।
फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़प्पन है। अब यहां से दृश्य को काट दीजिए और आ जाइए 1946 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो। 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है। चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है। मैं 46 की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ, मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता है, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू, ऐसी ऐसी स्थिति है, आप क्या कहते हैं। क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 की बात नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है,
किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के एक दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी मां को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी, हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार ना करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो कप्तान की बात को, टीम के लक्ष्य को ध्यान रख के बड़ी से बड़ी बात को चुपचाप मान ले। 99 रन पे खेलते हुए कैप्टन अगर कह दे डिक्लेयर कर दो, तो पूछे नहीं कि 1 रन बनाने में क्या दिक्कत थी, डिक्लेयर कर दे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे लक्ष्य से बड़ा देश का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है। और मैं ये बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इस देश में जितना बड़ा त्याग पटेल ने किया, उतना बड़ा त्याग शायद किसी ने नहीं किया। मतलब महात्मा गांधी तो उस रेस में थे ही नहीं, लेकिन जो लोग मंत्री बनने की प्रक्रिया में शामिल थे, अगर मैं उनकी बात करूं, भाई जिसके सामने थाली सजा के प्रधानमंत्री का पद रखा हो, और उनको ये अच्छे से पता था कि 1946 चल रहा है, संविधान बनते बनते 3-4-5 साल लगी जाएंगे, 1951-52 में पहली बार इलेक्शंस होंगे, पहला पीएम बनेगा, और तब मेरी उम्र अगर मैं रहा तो 77 के आसपास होगी, और 77 की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, इस इरादे से कोई चलता नहीं है। कम से कम यही नियति को शायद मंजूर भी था कि वो 75 के आसपास की उम्र में 1950 में दिसंबर महीने में उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के 1 साल और कुछ महीनों के बाद इस देश के पहले चुनाव हुए। और इससे भी बड़ी बात क्या है, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो, मैं कह रहा हूं पीछे हट जाओ, हट गए पीछे। दशरथ ने कहा कि बेटा ऐसा संकट है, राम पीछे हट गए। राम वन में है, और पता लगा कि दशरथ की मृत्यु हो गई है। अगर दशरथ की मृत्यु के बाद राम बोलते कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं वापस आ रहा हूं, देखता हूं कौन मना करता है, कौन मना कर लेता। पर नहीं, मेरे पिताजी का वायदा था, वायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब एक बहुत प्रसिद्ध गजल का शेर है, जैसी एक लाइन है, मैं कुछ भी हूं पर एहसान फरामोश नहीं। मैं कुछ भी हो सकता हूं, एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर पिताजी को वचन दे दिया और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो भी वचन पूरा होगा। गांधी जी 1948 की जनवरी में इस दुनिया से चले गए थे। जिन गांधी जी के वचन का सम्मान था वो तो नहीं है। और पटेल 1950 के दिसंबर में गए, 22 महीने थे। और यदि वो उस समय ठान लेते कि अब तो गांधी जी हैं ही नहीं, अब कौन रोकेगा। पर वही बात है कि वचन दिया है तो दिया है, निभाना है तो निभाना है। और इसलिए किसी बड़े व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती कि उसने खेड़ा सत्याग्रह किया, बारडोली सत्याग्रह किया, वो तो किया, बड़ी बात है। पर सीखने की असली बात होती है चरित्र, किरदार।
कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था। और पूरे स्वाधीनता संग्राम में शायद इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगर मुझे नहीं लगता किसी और के पास रहा होगा। ये उनकी पहली पहचान है। दूसरी बात, नेता बनना हमें लगता बहुत आसान काम है। मेरा मानना है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन नेतागिरी करना है, सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, हम जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाते हमको लगता है कि मजाक चल रहा है, सब क्या है, ऐसा ही है, तो लूट जाते हैं, लूटते हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो हैं। कहना बड़ा आसान होता है। एक बार इलेक्शन लड़के देखिए, तब समझ में आता है कि इलेक्शन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। मुझे आज से 7-8 साल पहले कई दोस्तों ने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो मेरा पहले मन था पॉलिटिक्स में जाने का। जब मैं कॉलेज में आया ही था तब तो एक ही मन था कि पॉलिटिक्स में ही जाना है। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने एक प्रयोग करके देखा, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का इलेक्शन लड़के मैं वहाँ का अध्यक्ष बन गया। एक ही दिन में इलेक्शन प्रचार के लोग मुझे सम्मान करते थे, सबने जितवा दिया। उनको भी लगा कि फ्री में कार्यकर्ता मिल रहा है तो ठीक है, करवा लेते हैं काम। तो फिर मैंने 1-1.5 साल काम भी किया और मैंने 1.5 साल में समझ लिया कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। लोगों की वैध अवैध उम्मीदें जो कभी खत्म होती ही नहीं, उन सबको पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी। वेतन आपको मिलना है नहीं वहां से, मतलब जिस पद पर मैं था कम से कम वहां तो वेतन भी नहीं मिलता है। ऊपर से आप कितने भी ईमानदार हों, कीचड़ उछलना ही उछलना है। आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके कुछ बनवा देंगे तो भी क्या कहा जाएगा, जरूर कहीं से कमीशन मिल रहा होगा। इतनी गालियां, इतनी आलोचनाएं। इसीलिए कहते हैं कि स्टील की नर्व्स हों तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चमड़ी बहुत मोटी हो, खाल बहुत मोटी हो तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कल्पना करता हूं कि अगर कभी राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अखबार पढ़ लें या सोशल मीडिया पर चले जाएं और देख लें कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, या व्हाट्सएप देख लें एक दिन, मतलब किसी बीजेपी वाले का व्हाट्सएप किसी दिन राहुल गांधी के हाथ में पड़ जाए एक दिन के लिए, और उसमें देखे कि उनको कहाँ कहाँ से क्लिप काट काट के कैसे जोकर साबित किया हुआ है, कितना सदमा होता होगा। हमें तो 4 लोग बुरा बोलते हैं, नींद नहीं आती रात को। आपको पता लगे कि 150 करोड़ की आबादी में से आधी आपके बारे में ऐसा बोल रही है तो उसके बाद कहाँ सो पाएंगे, क्या नींद आएगी आपको? बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे मन में तो नेताओं को लेकर अगाध श्रद्धा है, अगाध सम्मान है कि जितना ये झेलते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं झेलता है। पूरी दुनिया जो आती है मजाक बना के चली जाती है, जिसका मन करता है वीडियो बना देता है इनके बारे में। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है कि जो आएगा थूक देगा, जो आएगा एक लगा के चला जाएगा। इतना झेलना कोई मजाक थोड़ा ना होता है। इसके लिए चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व कि आप अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल करना जानते हो कि आपको क्लियर रहे कि मुझे इन भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। ये सब तो लगा रहेगा। और जब आप लोक जीवन में है तो निंदाएं तो होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, झेलनी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। और या फिर हम तुलसीदास जी की तरह इस बात पर सीधे आ जाएं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कि हानि होगी या लाभ होगा, जिएंगे या मरेंगे, यश होगा या अपयश होगा, ये नियति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अपयश हो रहा है तो हो रहा है, कभी यश भी हो जाएगा, ऐसा क्या है। पर ये कहना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। कहना तो बहुत आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, तालियां बज गई, मजा आ गया। पर जब अपयश होता है ना, तब ये याद नहीं आता है। उस समय तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और पता नहीं क्या क्या होता है।